हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखा गया है, इसकी एक सीरीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुँच जाए। अभी तक हम इस बुक से रिलेटेड 43 पार्ट्स में वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग उत्तराखंड के इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड का इतिहास हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा, और उसके बाद उत्तराखंड का एक परिचय हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। दूसरा हम लोगों ने कुमाऊं में चंद्र राजवंश हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं, और अभी इस वक्त हमारा चल रहा है गढ़वाल का परमार राजवंश। तो गढ़वाल के परमार राजवंश के अंतर्गत हम लोग इस वक्त फतेह शाह का शासनकाल हम लोग पढ़ रहे हैं, और फतेह शाह के शासनकाल के अंतर्गत हम लोगों ने उनके दरबार में जो राजकवि थे उनके द्वारा फतेह शाह के लिए लिखी गई जो कविताएं थी, वीरता की जो कविताएं थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे हमारी लास्ट वीडियो में, जिसमें ये पार्ट हमारा अधूरा रह गया था। और इसमें मैंने आपको लास्ट में ही, अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग उन वीडियोस को जरूर से देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरा चैप्टर, पूरे टॉपिक अच्छे से समझ में आए। तो लास्ट जो मेरी वीडियो आई थी 43 जो पार्ट की जो वीडियो आई थी, उसके अंतर्गत हम लोग जो फ़तेह शाह के दरबार में कवि रतन श्री कवि रतन थे, उनके द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियाँ मैं आप लोगों के संग शेयर कर रही थी। तो उसकी लास्ट की जो कुछ पंक्तियाँ थी वो अधूरी रह गई थी, तो मैं उसको कंप्लीट कर लेती हूँ इस वीडियो से। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग को क्या करना है कि कॉपी पेन लेकर बैठना है और पॉइंट टू पॉइंट अपने नोट्स तैयार करते जाने हैं, ठीक है? अगर आप लोग मुझे रेगुलर तरीके से देख रहे हैं तो। नहीं तो आप लोगों को पहले आगे की वीडियोज़ को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग इस इन चैप्टर्स को समझ पाएँगे। तो अभी हमारा क्या चल रहा है, फ़तेह शाह, ठीक है? फ़तेह शाह का जो मैं लास्ट आपको मैं बताया था, उसके अंतर्गत हम लोगों ने एक कविता थी जो उनके राज दरबार में जो उनके एक कवि थे श्री रतन, तो उन्होंने कुछ पंक्तियाँ उनकी सम्मान में उनकी फ़तेह शाह के बारे में और श्रीनगर की जो गरिमा है उसके लिए विरुद्ध गाया था। तो उसको मैं आप लोगों को जल्दी से, वो तो वैसे मैंने कवर कर दिया है वो पूरा, लेकिन मैं आप लोगों को जस्ट ऐसे ही समझा देती हूँ कि अंग अस अरसंग दरभंग वंग पंगु देश देशपति संसत बसत जल गा हसी, ठीक है? तो ये पुरानी मतलब कल का वीडियो है, कल के पार्ट में हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो लास्ट हमारा रह गया था कि एक एक मुख के अलेखे देखियत विधि अद्भुत सातो दीप शोभा श्रीनगर की, ठीक है? तो मैं स्टार्टिंग से आपको थोड़ा इसको समझा देती हूँ कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग वाला, ठीक है? इसके आगे वाला जो मैं इसमें कवर नहीं कर पाई इसको, इसकी मैंने लास्ट लाइन जहाँ पे छोड़ा था वहीं से कवर किया है। तो आप लोग अपनी बुक्स में देख लीजिएगा या फिर कल की वीडियोज़ में देख लीजिएगा कि कवि कह रहे हैं कि अंग यानी कि बिहार और बंगाल क्षेत्र और जो भी बड़े-बड़े राज्य हैं, दरभंगा है, बंगाल है, पंजाब है, तो वहाँ के जो बड़े-बड़े राजा हैं वो फ़तेह शाह से डरकर क्या करते हैं, जल में इस तरह छुप जाते हैं जैसे कोई जीव-जंतु जल की गहराई में शरण लेता है, ठीक है? तो ये कुछ पंक्तियाँ लिखी थी उन्होंने, और साथ ही उन्होंने लिखा था कि तेलंगाना यानी कि दक्षिण की तरफ और कलिंग यानी कि उड़ीसा की तरफ उनको उन्होंने इशारा करके कहा था कि अ तेलंगाना और कलिंग, और साथ ही जो विदेशी आक्रमणकारी जो यूरोपीय आक्रमणकारी हैं, उनके नाम से क्या करते हैं, थर्राते हैं। यहाँ तक कि दिल्ली के जो शासक हैं वो भी क्या करते हैं, उनके सूर्य जैसे तेज और प्रताप की धुरी को स्वीकार करते हैं। ऐसा उन्होंने फ़तेह शाह की लिए एक विरुद्ध गाया है, ठीक है? झारखंड, बुंदेलखंड और हिंदुन की हद ये मैंने आपको बताया था कि कल की वीडियो में, हिंदुस्तान की जो सीमाएँ हैं, ठीक है? तो वहाँ के जो बड़े-बड़े बलशाली राजा और सिपाही हैं, वो राजा फ़तेह शाह की सेवा में खड़े रहते हैं, उन्होंने ये बोला, ठीक है? और सेतुबंदी यानी कि रामेश्वर की तरफ उनको उन्होंने इशारा करके बोला कि रामेश्वर जो दक्षिण में है, और सिंघल यानी कि श्रीलंका में जो है, और केरल की धरती पर अभी तक ऐसा कोई भी राजा फ़तेह शाह की जैसा, उनके समान कोई भी राजा अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है और ना ही उनसे विमुख होने का दुस्साहस कर सकता है, ठीक है? तो ये कुछ पंक्तियाँ उन्होंने लिखी थी। लास्ट में हम लोग श्रीनगर की महिमा के बखान वो कर रहे थे, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सदन घर-घर सुंदरता ऐसी, मतलब क्या लिखा था उन्होंने कि सदन सदन सोहे सुतन मदन धीर, ठीक है? तो उन्होंने इसके अंतर्गत बताया है कि श्रीनगर के घर-घर की सुंदरता ऐसी है कि मानो साक्षात कामदेव वहाँ निवास करते हैं, और महलों और घरों की चमक ऐसी लगती है जैसे बादलों की घटाओं के बीच में क्या हो गई है, बिजली चमक रही हो, ठीक है? और उन्होंने इंद्र की नगरी के संग भी तुलना की है, यहाँ तक कि कुबेर, जो भगवान कुबेर हैं, धन के जो देवता हैं, उनके साथ भी उनकी तुलना की है कि जो कुबेर हैं, धन के जो देवता हैं, उनका वैभव भी हमारे श्रीनगर की वैभव के सामने फीका पड़ जाता है। तो ये उन्होंने बात कही थी। तो हमारा कहाँ पर कुछ छूट रहा था, हमारा ये लास्ट यहाँ एक लाइन रह गई थी कि एक एक मुख के अलेखे देखियत विधि अद्भुत सातो दीप शोभा श्रीनगर की। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि यदि ब्रह्मा ने क्या करा हो, स्वयं मनुष्य को केवल एक मुख न देने की बजाय अगर सिर्फ एक ही मुख न दिया होता और अनगिनत मुख अगर दिए भी होते, तब भी क्या होता, तो भी उन
अनेकों मुखों से भी इस श्रीनगर का पूरा वर्णन करना असंभव होता। इतनी बड़ी बात उन्होंने श्रीनगर के लिए करी है, यानी कि श्रीनगर को इतना अद्भुत और इतना सुंदर उन्होंने बना दिया है अपनी पंक्तियों के द्वारा, कि वो कह रहे हैं कि यदि भगवान ने हमको सिर्फ एक ही मुख नहीं दिया होता, अनेकों मुख भी दिए होते, तब भी हम अपने उन मुखों से श्रीनगर की सुंदरता का बखान पूर्ण रूप से नहीं कर पाते। ठीक है, अद्भुत सातों दीप शोभा श्रीनगर की, यानी कि प्राचीन काल में भूगोल में एक संपूर्ण पृथ्वी को सप्त द्वीप में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो उसी के लिए कह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि उन सातों द्वीपों की अ, जितने भी अद्भुत सुंदरता और ऐश्वर्य और वैभव हो सकता है, वह सब अकेले ही श्रीनगर शहर में समाया हुआ है। यानी कि सातों द्वीपों की जो सुंदरता है, ऐश्वर्य है, वैभव है, वो सारा अकेले श्रीनगर शहर में समाया हुआ दिखाई देता है। तो ये बातें उन्होंने अपनी इन पंक्तियों के अंतर्गत बोली हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूर अतीत अतीत के इतिहास का स्वर्ण युग मानो पुनः गणराज्य में साकार हो उठा है। इतनी शांति और सुरक्षा कि लोग घरों में ताले तक नहीं लगाते थे। ठीक है, तो कवि रत्न आगे क्या कह रहे हैं कि जब वैसे तो फतेह शाह के काल, जो काल था, फतेह शाह का जो शासन काल था, उसको सांस्कृतिक और साहित्यिक रूप से स्वर्ण काल माना गया है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से भी, क्योंकि उनके दरबार में 9 रत्न थे और काफ़ी अच्छे गुणी कवि थे वहाँ पर को। ठीक है, जैसे कवि मतीराम हो गए, श्री रतन हो गए, और जयशंकर या जटाशंकर हो गए, और सुखदेव हो गए। तो इस तरीके के जो बड़े-बड़े कवि थे उनके दरबार में मौजूद थे, और काफ़ी कुछ अच्छा बखान और उनकी वीरता के बारे में अच्छी-अच्छी पंक्तियाँ उन्होंने लिखी हैं, ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। तो जो कवि रत्न हैं वो कह रहे हैं कि उस समय जो था कि फ़तेह शाह का जो काल था वो स्वर्ण काल की तरह माना जाता था। इतनी शांति और इतनी सुरक्षा थी उस समय यहाँ पर कि लोग अपने घरों में ताले तक नहीं लगाते थे। तो ये बात सच है। अभी भी हम अपने बड़े-बुजुर्गों से यही बात सुनते हैं। अगर आप लोग भी के भी घर में बड़े-बुजुर्ग हैं तो अभी भी अपने पुराने समय को याद करके यही बात दोहराते हैं कि अभी का समय कैसा हो गया है और पहले का समय ऐसा था कि लोग क्या करते थे, अपने घरों में ताला भी नहीं लगाते थे। और आज के समय में लोग सीसीटीवी कैमरा सामने होने के बाद भी चोरी कर लेते हैं या दूसरों को धोखा दे देते हैं। कहने का मतलब ये है। तो उस समय लोग, इतनी शांति व्यवस्था थी यहाँ पे को, इस नगर में, इस शहर में, कि लोग अपने घरों में ताला भी नहीं लगाते थे। उसके लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। भय विदेशी बावरे लगे वाम वाम की बात। ठीक है, देवलोक तजी नगर में गरख परम कर जात। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कवि यहाँ पर को कि श्रीनगर में आने वाले विदेशी या बाहरी लोग यहाँ का ऐश्वर्य देखकर क्या हो जाते हैं, बावरे हो जाते हैं। ठीक है, भय विदेशी बावरे, तो यहाँ पर को आकर वो जो विदेशी लोग हैं होते हैं, यहाँ के वैभव और ऐश्वर्य को देखकर बावरे बावरे यानी कि आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि लोग देवलोक यानी कि स्वर्ग लोक को छोड़कर इस नगर के वैभव में क्यों डूबे हुए हैं। ठीक है, देवलोक तजी नगर की गरख परम कत जात। ठीक है, यहाँ पे को क्यों, मतलब इस स्वर्ग लोक को छोड़कर इस नगर में के वैभव में क्यों डूबे हुए हैं। आगे लिख रहे हैं कि चस चौरंते लाज धन रासत द्वार दीवार ना तो हमरे राज में धावत कौन की बार। तो यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि चस चौरतते लाज, यानी कि प्राचीन काल में लोग चोरों की नजरों से अपनी लाज और धन को बचाने के लिए बड़े बड़े दरवाजे और दीवारें बनाते थे। लेकिन कवि गर्व से कहते हैं कि ना तो हमरे राज में, ठीक है, ना तो हमरे राज में धावत कौन दीवार, कि और लोग तो क्या कर रहे हैं, अपने घरों में, अपने घर में चोरी होने से अपने घरों को नजर नजर और लज्जा से बचाने के लिए बड़े बड़ी दीवारें और बड़े बड़े दरवाजे बनाते हैं। लेकिन हमारे वहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे वहाँ वो, क्योंकि वो अपने राजा का बखान करते हुए कह रहे हैं कि हमारे राजा यानी फ़तेह शाह के राज में इतनी कड़ी और बेहतरीन कानून व्यवस्था है कि चोर डकैत का कोई डर ही नहीं है। यहाँ किसी को अपने घरों में किवाड़ लगाने की या फिर दरवाज़ा बनाने की, ऊँची-ऊँची दीवारें बनाने की या किवाड़ लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो ये बात उन्होंने किसके बारे में कही है? फ़तेह शाह के बारे में कही है, फ़तेह शाह के शासनकाल के बारे में कही है। तत्कालीन सुप्रसिद्ध विद्वान कबीरा सुखदेव मिश्रा ने अपने ग्रंथ वृत्त विचार में फतेह शाह के वीरत्व का यशोगान किया है। कौन है सुखदेव मिश्रा? कौन है? फतेह शाह के शासनकाल में उनके राज दरबार के एक और कवि हैं, जैसे श्री रतन कवि थे, वैसे ही सुखदेव मिश्रा भी वहाँ पर को एक कवि हैं, और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, वृत्त विचार लिखा है। तो उसके अंतर्गत वो फतेह शाह की वीरत्व का यशोगान कर रहे हैं। और क्या लिखते हैं वो, इस बारे में हम देखते हैं आगे को, कि ऐसे न रहत बहार सार सो भजन सार, सूरवीर मार मार भासत तथा बरन। तो आगे वो क्या कह रहे हैं कि जब, कौन कह रहे हैं? सुखदेव जी। ठीक है, कवि रतन जी का वाला हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो कविराज जो सुखदेव जी हैं, सुखदेव मिश्रा जो हैं, वो उन्होंने कुछ पंक्तियाँ फतेह शाह के बारे में लिखी हैं कि ऐस न रहत बहार सार सो भजन सार, सूरवीर मार मार भासत तथा बरन। कि जब मैदान में राजा की सेना उतरती है तो सूरवीर सूरवीर क्या करते हैं, मार मार कर उद्घोष करते हैं, और युद्ध का भार और अस्त्र शस्त्रों का वजन ऐसा है जो शत्रुओं को कंपा देता है। यानी कि जब वो
सेना के साथ अपनी रणभूमि पे उतरते हैं, तो सूरवीर मार-मार का ऐसा उद्घोष करते हैं और उनकी युद्ध में उनके जो शत्रुओं के मतलब जो शत्रु हैं, वो उन लोगों के जो अस्त्र-शस्त्रों को के वज़न को अगर देख लेते हैं, तो वो शत्रु सामने से काँपने लग जाता है। "हय खुर थारिन पहारनी ते वार होत, वर हयो आकाश धोंसू हे रहियो वयावरन"। तो यहाँ हय खुर का क्या मतलब है? हय का अर्थ है यहाँ पे घोड़ा और खुर का अर्थ क्या है? खुर का अर्थ होता है पैर, यानी कि राजा फ़तेह शाह के हज़ारों घुड़सवारों की जो घुड़सवारों के जो घोड़े हैं, उनके जो खुरों की थाप है, यानी कि पैरों की जो थाप है, उस थाप से ही पहाड़ क्या करते हैं? काँप उठते हैं, ठीक है? और रणभूमि से इतनी धूल उड़ती है कि आकाश वरहयो, ठीक है? आकाश क्या करता है? वरहयो अ, यानी कि पूरी जो चारों दिशाएँ हैं वो धू धूधिल हो जाती है, यानी कि धूधिल हो जाती है, यानी कि धूल ही धूल चारों तरफ फैल जाती है, ठीक है? तो इस तरीके से उन्होंने उनके बारे में बोला है। और सुभट संघारे रन भारे सिंह फेहत शाही जय जय सुखदेव जय जय सुखदेव तहाँ भासत तथा वरन, ठीक है? तो आगे वो क्या कह रहे हैं? सुभट संहारे रन भारे सिंह फेहद सही। तो युद्ध के मैदान में महाराज फ़तेह शाही हैं, वो शेर की तरह, ठीक है? शेर की तरह सुभट संहारे, शेर की तरह क्या करते हैं? शत्रुओं का संहार करते हैं। उनकी इस वीरता को देखकर कवि सुखदेव स्वयं मैदान मैदान में उनकी जय-जयकार की भाषा का वर्णन करते हैं, ठीक है? कौन करते हैं? सुखदेव उनकी जय-जयकार करने लग जाते हैं, ठीक है? सुरवधु सुरवधु धाई-धाई सुरवधु धाई-धाई तीरथ समर्पाई, तीर लागे तीर आई लागती तिन्हे वरन। ठीक है? तो आगे क्या कह रहे हैं कि वीर गति को प्राप्त होने वाले योद्धाओं का स्वागत करने के लिए देव कन्याएँ और अप्सराएँ सुरवधु सुरवधु कौन किनसे मतलब क्या मतलब है इसका? कि देव कन्याएँ और अप्सराएँ इस समर यानी कि इस युद्ध में क्या कर रही हैं? जो वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, उन वीरों को क्या कर रही हैं? पवित्र तीर्थ मानकर दौड़ी चली आ रही हैं, यानी कि युद्ध के मैदान में पवित्र तीर्थ मानकर दौड़ी चली आ रही हैं। और जो वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं उनको, ताकि वह रणबांकुरों यानी कि वीरता को जो बलिदान हो जा रहे हैं उस रणभूमि पर, तो उन वीरों का स्वागत करने के लिए वो वहाँ पर को आ रही हैं। ठीक है? तो ये कुछ पंक्तियाँ वहाँ पर को लिखी गई हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। श्री सुखदेव का मूल ग्रंथ सूरबीर सिंह जी के संग्रहालय में विद्यमान है। ठीक है? सुखदेव जी का जो मूल ग्रंथ है उसी की कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई हैं। तो ये जो पूरा मूल ग्रंथ है वो कहाँ पर को विद्यमान है? सूर सिंह जी के संग्रहालय में विद्यमान है। यही नहीं बल्कि भूषण कवि ने भी फतेह शाह की प्रशंसा में कवित्त रचे हैं। फतेह शाह भूषण कवि कौन थे? जो वीर रस के महान कवि माने जाते हैं हिंदी साहित्य के। तो उन्होंने भी फतेह शाह की प्रशंसा में कुछ कवित्त रचे हैं। फतेह शाह नामक ग्रंथ में संपादन में ठाकुर वीर सिंह जी के जी ने भूषण कृतों कविताओं का उदाहरण दिया है। तो जो भूषण जी थे वो किसके अनुयायी थे? वो शिवाजी के अनुयायी थे और उनके ही लिए कविता वगैरह लिखते थे। उसमें से एक कवित्त डॉक्टर श्री प्रसाद डबराल ने उद्धृत की है। क्या लिखा है इसमें? मोरंग जाहूँ की जाहूँ कुमाऊँ श्रीनगरे की कवित्त बनाऊँ भूषण गाए फिरौ मही में चित्त चाह सिवा ही रिझाए। तो यहाँ पर को शिवाजी के बारे में ही कुछ वर्णन कर रहे हैं, लेकिन उसमें बीच में एक छोटा सा एक अंश आया है फतेह शाह के बारे में कि मोरंग जाहूँ, यानी कि मैंने आपको बताया ना कि भूषण कौन थे? रीतिकाल के एक सबसे महान और सुप्रसिद्ध वीर रस के एक महान कवि के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है? तो महान कवि भूषण अपने जो समकालीन कवि हैं उस समय के, तो उन कवियों के संवाद के लहजे में कह रहे हैं कि चाहे कोई मोरंग मोरंग क्या है? एक नेपाल का कहते हैं ऐतिहासिक तराई क्षेत्र है। तो कवियों से कह रहे हैं कि चाहे क्या कर लो, मोरंग जाएँ, चाहे कोई कुमाऊँ चंद राजाओं के दरबार में जाएँ या फिर कोई गढ़वाल की प्रसिद्ध राजधानी श्रीनगर के राजा फ़तेह शाह की प्रशंसा में कविता या कवित्त बनाए। लेकिन क्या होगा? भूषण गाए फिरौ मही में चित्त चाह सिवाही रिझाए। लेकिन भूषण क्या करेगा? इस धरती पे घूमते-घूमते मेरे मन की केवल एक ही दृढ़ चाहत है कि मैं अपनी कविताओं में केवल और केवल शिवा यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज को ही रिझाऊँ या फिर उनको प्रसन्न करूँ। ठीक है? तो पंक्तियाँ तो उन्होंने सिर्फ़ शिवाजी महाराज के लिए ही लिखी हैं, लेकिन उसमें क्या करा है? श्रीनगर के जो फ़तेहपति शाह महाराज जो हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे को वर्णन आया है। ठीक है? तो ये बताने की कोशिश की गई है इतिहासकारों के द्वारा। उक्त कवित्व को उद्धृत करने के साथ ही डॉक्टर डबराल कहते हैं कि किसी भी शासक विशेष का नाम उपयुक्त पंक्तियों में नहीं आता है। ठीक है? तो यहाँ पे को अलग-अलग इतिहासकारों का मतभेद हो रहा है और वो कह रहे हैं कि उक्त पंक्तियों में किसी भी मतलब गढ़वाल या परमार के किसी भी शासक का नाम नहीं आ रहा है। लेकिन उस वक़्त फतेहपति शाह के समय में श्रीनगर ही वहाँ की राजधानी थी। तो फतेहपति शाह के साथ इसका
संबंध जोड़ दिया गया है। इसीलिए सूरवीर सिंह जी का यह भ्रम है कि उक्त प्रशंसा फतेह शाह की है। इसी के साथ डबराल जी यह लिखते हैं कि ये पंक्तियाँ मेदिनी शाह के लिए लिखी गई हैं। यह तथ्य है कि मेदिनी शाह गढ़राजी गद्दी पर कभी भी आसीन नहीं हुए। औरंगजेब के फरमान तथा फतेह शाह के ताम्रपत्र से प्रमाणित हो चुका है ये वाली बात, ठीक है। क्योंकि मेदिनी शाह को तो क्या करा था ना, उसको बाहर निकाल दिया था, ठीक है। उसको राजगद्दी पे नहीं बैठने दिया गया था, बल्कि मेदिनी शाह के बेटे को राजगद्दी पर बैठाया गया था। औरंगजेब के फरमान से तो ये प्रमाणित हो चुका है। अस्तु स्वाभाविक है कि यह पंक्तियां फतेह शाह की प्रशंसा के लिए ही लिखी गई होंगी, ठीक है। तो पृथ्वीपति शाह ने क्या करा था, अपने पौत्र यानी कि अपने पोते को क्या करा था, राजगद्दी पर बैठाया था। और मेदिनी शाह का पुत्र है फतेह शाह, तो मेदिनी शाह को क्या कर दिया था, उस राज्य से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उसने गद्दारी की थी। तो आगे बढ़ते हैं। तो स्वाभाविक है कि यह पंक्तियाँ फतेह शाह की प्रशंसा के लिए ही लिखी गई होंगी, जैसा कि ठाकुर सूरवीर जी का भी मत है। हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध कवि मतीराम ने अपने विख्यात ग्रंथ वृत्त कौमुदी में भी इन पंक्तियों को उद्धृत किया है, ठीक है। तो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, जहाँ जहाँ भी पुस्तकों के और ग्रंथों के नाम आ रहे हैं और कवियों के नाम आ रहे हैं, आप लोग उसको नोट करते जाइए, ठीक है। कहीं पर भी एग्जामिनर इनके नाम पूछ सकते हैं। वृत्त कौमुदी किसके द्वारा लिखी गई, सुप्रसिद्ध कवि मतीराम। और ये किसके दरबार में थी, फतेह शाह के दरबार में थी, ठीक है। एक प्रसिद्ध कवि के रूप में उनके राज दरबार में राजकवि के रूप में थी। तो उन्होंने अपने ग्रंथ वृत्त कौमुदी में भी कुछ पंक्तियां उद्धृत की हैं, किंतु इस ग्रंथ की रचना तिथि डबराल जी ने संवत 1785 अर्थात 1728 लिखी है। यह मूल ग्रंथ में उल्लेखित तिथि से मेल नहीं खाती है, ठीक है। तो यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक कह सकते हैं, या फिर नज़रों का थोड़ा फेर कह सकते हैं यहाँ पर को। तो यहाँ पर को लिखा हुआ है कि संवत 1700 बरस 58 शुभ साल, कार्तिक सुदी त्रयोदशी री विचार शुभ साल। तो यहाँ पर को क्या है, इसका मतलब संवत 1700 बरस यानी कि 1758 58 शुभ साल यानी कि 1758 की बात कही गई है, ठीक है। कार्तिक सुदी त्रयोदशी री विचार शुभ साल यानी कि कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यह ग्रंथ पूर्ण हुआ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। वृत्त कौमुदी ग्रंथ की सरसी सिंह स्वरूप, सरसी सु कवि सो पढ़ो सुनो कवि भूप। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कवि कह रहे हैं कि सिंह स्वरूप पराक्रमी राजा फतेह शाह के संरक्षण में इस सुकवि ने वृत्त कौमुदी की रचना की है, जिसे राजा और अन्य कवि पढ़ें और सुने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर को क्या रहा होगा कि जो डॉक्टर डबराल हैं, उनके द्वारा नज़रों का है। कभी-कभी हम लोग भी फ्लो में अगर लिखते जाते हैं, तो हम लोग नंबर को आगे पीछे करके लिख देते हैं, ठीक है। ये जानबूझकर नहीं होता है, ये बाय मिस्टेक ऐसा हो जाता है कि उन्होंने क्या करा होगा कि आगे का नंबर पीछे, पीछे का नंबर आगे, ऐसा कुछ कर दिया होगा, तो जिस वजह से ये नंबर वहाँ पर को लिखा गया, ठीक है। लेकिन है क्या, ये 1758 है, ठीक है। डॉक्टर सत्येंद्र ने भी अक्टूबर 1956 में प्रकाशित आगरा विश्वविद्यालय के शोध पत्र भारतीय से साहित्य के चतुर्थ अंक में मूल ग्रंथ में लिखित तिथि को ही लिखा है, अर्थात संवत 1758 यानी कि 1701। छंदसार पिंगल में भी फतेह शाह की बुरी बुरी प्रशंसा की है, तथा उनकी तुलना हिंदू इतिहास के अक्षुण दीपक शिवाजी से की है। कि क्या लिखा है उन्होंने, दाता एक जैसो शिवराज भयो, तैसो अब फतेह शाही श्रीनगर साहिब समाज। कवि कह रहे हैं यहाँ पर को कि इस पूरी धरती पर यदि कोई सबसे बड़ा दानी, न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा हुआ है, तो वो कौन है, साक्षात शिवराज यानी कि छत्रपति शिवाजी के बारे में यहाँ पर को लिखा गया है, ठीक है। तैसो अब फतेहपति शाही श्रीनगर साहिबी समाज। तो अब क्या क्या कह रहे हैं, तैसो अब फतेहपति शाही, और ठीक वैसा ही यानी कि शिवाजी महाराज जैसा ही दानवीर, वैभवशाली और प्रतापी राजा अब श्रीनगर की गद्दी पर बैठा हुआ है और समाज का संचालन कर रहा है, जिसका नाम क्या है, फतेह शाही है, ठीक है। तो फतेह शाही को किसके समान माना गया है, शिवाजी के समान माना गया है, शिवाजी महाराज जी के समान माना गया है, ठीक है। क्योंकि शिवाजी महाराज जी कैसे थे, उनके बारे में क्या लिखा गया है कि बड़े दानी थे, न्यायप्रिय और प्रजापालक थे, तो वैसे ही फतेहपति शाह को भी दानवीर, वैभवशाली और प्रतापी राजा माना गया है, ठीक है। तो ये कुछ पंक्तियाँ लिखी गई हैं। आगे को बढ़ते हैं। वीरता उदारता जैसे उदात्त गुणों से युक्त इस महान नरेश का रुझान कलात्मकता तो था ही, दूसरी ओर इनकी प्रवृत्ति आध्यात्मिक धार्मिक की भी थी। नाथ पंथ पर इनकी अटूट श्रद्धा थी, जिसका प्रमाण सन 1668 ईस्वी का ताम्रपत्र में, जिसमें बालकनाथ योगी तथा बालनाथ के विषय में लिखा गया है। ये वही सिद्ध थे जिन्होंने उत्तरी भारत में विशेषतः हिमालय की स्थली में बहुत नाम कमाया। अमर संदेश तथा बाबा बालकनाथ जी का जीवन नामक पुस्तक के आधार पर इनका कार्यकाल 1670 ईस्वी के आसपास ठहराया गया है, जो कि फतेह शाह के शासनकाल का भी है। अस्तु ये दोनों समकालीन थे, ठीक है। फतेह शाह ने सिख गुरु राम राय को अपने राज्य में सम्मान सहित बुलाया एवं देहरादून में एक गुरुद्वारे का निर्माण का भी स्वागत किया। गुरुद्वारे की आय हेतु 3 ग्राम खुरबुड़ा राजपुर
चामासारी भी दान स्वरूप भेंट कर दिए। बाद में फतेह शाह के पौत्र प्रदीप शाह ने, ठीक है, फतेह शाह के पौत्र प्रदीप शाह ने, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, अब इसको अंडरलाइन करिए क्योंकि आगे ये बात आपको समझ में आएगी कि प्रदीप शाह के पौत्र का नाम है लेकिन पुत्र का नाम नहीं है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। प्रदीप शाह ने 4 गांव छाए वाला, भोजन वाला, पंडित तिवारी तथा घंटा वाला भेंट कर दिए। यह GRC विलियम्स का कथन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फतेह शाह की मृत्यु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या लिखा गया है फतेह शाह की मृत्यु के बारे में। फतेह शाह की मृत्यु, राजा फतेह शाह की मृत्यु कब हुई, किस तिथि को हुई, इस पर भी इतिहासकारों के मतभेद हैं। श्री ब्रैकेट की सूची के अनुसार संवत 1765 अर्थात 1708 ईस्वी है। डॉक्टर डबराल श्री वॉल्टन के मत को मानते हैं, जिसके अनुसार संवत 1774 अर्थात सन 1717 ईस्वी में श्री रतुड़ी, सन 1749 श्री भक्त दर्शन 1715 एवं श्री राहुल सन 1749 मानते हैं। ठीक है, परंतु ठाकुर सूरवीर सिंह के संग्रह में एक ताम्रपत्र आज भी उपलब्ध है, जिसके अनुसार फतेह शाह ने सन 1715 तक निश्चित रूप से शासन किया। ठीक है, तो उस भक्त दर्शन के अनुसार 1715 माना गया है उनकी शासन का समय, लेकिन इस जो ताम्रपत्र मिला है उसके अंतर्गत ये स्पष्ट हुआ है कि 1715 तक उन्होंने क्या किया है, निश्चित रूप से शासन किया है। 11 पूस संवत 1772 विक्रमी मोहर महाराज फतेह शाह। ठीक है, तो यहाँ पर को क्या दिया गया है कि एक संवत दिया गया है कि 11 पूस यानी कि पूस का महीना है और 11 तारीख है, और जो विक्रमी संवत है वो 1772 है। ठीक है, और फतेहपति शाह की मोहर इसमें लगी हुई है। और फिर बाद में इसमें क्या है कि तत्कालीन गढ़वाली बोली में इसमें भूमि और मठ के अंदर और व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक शासकीय आदेश इसके अंतर्गत लिखा गया है। ठीक है, तो ये पूरा गढ़वाली भाषा में लिखा गया है। मैं आपको इसको हिंदी में जल्दी जल्दी बता दूंगी। अपोला का दरसद ध्यानी प्रति आगे 600 गाँव श्री नाथ जी को मठ को परंपरा को चढ़ियुभु छते तुराड़ो करी सोत्र जोत्र डाड़ काठ जो होय सो मठ का भंडार दीनो हुक्म ते रंगी बिष्ट छाप लगाए लिखाई अमृत मंत्र। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया है, इसमें भगवान बद्रीनाथ की जी के बारे में लिखा गया है। ठीक है, कि उनकी जय जयकार लिखी गई है कि बद्रीनाथ जी की जय जयकार करते हुए राजा प्रदीप शाह देव के नाम का उल्लेख इसमें है। अंत में वजीर हरदास और शाही फौज से जुड़े किसी ऐतिहासिक प्रसंग या संकल्प का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत, और इसी संकल्प के तहत डिमरी दियाले डिमरी ब्राह्मण जो आमतौर पर बद्रीनाथ मंदिर के अनुष्ठानों और दीप जलाने की व्यवस्था से जुड़े होते थे, तो को कुछ विशेष अधिकार इसके अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनाज और तेल की व्यवस्था के बारे में इसके अंतर्गत दिया गया है कि आदेश के अनुसार वहाँ से बहने वाली गाड़ या नदी जो होती है, नदी या नदी के किनारे की जो भूमि होती है, कि पास से मिलने वाले राजस्व या उपज में से 8 पाथा, ठीक है, 8 पाथा क्या होगा, 8 पाथा अनाज और नंद डिमरी की संतान को खाने या भरण पोषण के लिए दिया जाने वाला दिया जाना तय हुआ है। ठीक है, तो इस पत्र के अनुसार, ठीक है, इसके साथ ही मंदिर में साल भर दिया जलाने के लिए 2 पाथा, ठीक है, 2 पाथा दिया जलाने के लिए, कितना, 2 पाथा, ठीक है, अनाज के लिए 8 पाथा और दिया जलाने के लिए 2 पाथा तेल देने का नियम बनाया गया है। साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि गढ़वाल के आने वाले शासक या उनकी संतानें इस धर्म का इस धर्म या धार्मिक दान को इसी तरह से रखेगी, यानी कि कर मुक्त रखेगी और इसका पालन करेगी। ठीक है, ये चीज़ें इसके अंतर्गत दी गई हैं। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। इसके साथ ही फिर इसमें साक्षी और गवाह दिए गए हैं, जैसे कि हर ताम्रपत्र में दिया जाता है, साक्षी भी दिए जाते हैं और लेखकों का नाम भी लिखा जाता है। तो रमापति गुरु, ठीक है, रमापति गुरु, गिरधर लाल ओझा, लक्ष्मण भट्ट, मधुर शाहजी, विद्याधर जी, रणजीत सिंह, वससी वक्कड़ की नेगी, की मुरताल फी की नेगी, अमर सिंह। ठीक है, तो इतनों के नाम इसके अंतर्गत दिए गए हैं, और लास्ट में इसमें जो लिखते हैं, इसको ताम्रपत्र पे जो लेखन का कार्य करते हैं, चंद्रमणि प्रदीप शाह जी द्वारा किया गया है। ठीक है, और लास्ट में एक नाम और लिखा गया है, डंगवाल सोदक गोरी सिंह, तो ये वहाँ पर उस समय कोई अच्छे पद पर या उच्च पद पर अधिकारी रहे होंगे। ठीक है, इसलिए उनका नाम यहाँ पर को लिखा गया है, मेंशन किया गया है। यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि उक्त 2 ताम्रपत्र, एक तो फतेह शाह के शासनकाल में संवत 1722 तथा दूसरा राजा प्रदीप शाह के काल में 1773 में लिखा गया है। अब प्रश्न उठता है कि बीच की अवधि 1 वर्ष 1 माह व 7 दिन तक गणराज्य के सिंहासन पर
कौन सुशोभित किया गया? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। श्री भक्त दर्शन एंड श्री वॉल्टन का कथन है कि फतेह शाह के बाद दिलीप शाह गद्दी पर आसीन हुए। श्री मौलाराम के अनुसार श्री उपेंद्र शाह राजा फतेह शाह के उत्तराधिकारी थे। मौलाराम कृत उपेंद्र शाह का चित्र ठाकुर सूरवीर सिंह जी के संग्रहालय में उपलब्ध है। यद्यपि इससे उपेंद्र शाह के शासन काल की अवधि का ज्ञान न ज्ञान तो नहीं होता, किंतु फिर भी उनके अस्तित्व का तो एहसास हो ही जाता है। उसी संग्रह में विद्यमान बिंदाकोट का ताम्रपत्र भी इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि फतेह शाह के ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते उपेंद्र शाह ही फतेह शाह के बाद सिंहासन पर बैठे। निम्न के पंक्तियों ताम्रपत्र उद्धृत हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं। तो उपेंद्र नाथ ही फतेह शाह के बाद गद्दी पर बैठे, तो इसके कुछ तथ्य हमको प्राप्त हुए हैं जो ताम्रपत्र है, तो उसी के आधार पर इसको पढ़ेंगे। लेकिन ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को हिंदी में इसको पूरा कंप्लीट समझा देती हूँ। श्री शाह के 1628 संवत 1763 कार्तिक मासे दिन 9 गते गुरुवार देवी प्रयागे शुभ स्थाने श्री महाराज श्री महा धीराज फतेह शाही देव जूले जोग कहियो चंद्र पर्व माँ पा धर्म पात्र लेख दिनियो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा, ये गढ़वाली और मिश्रित भाषा में इसको लिखा गया है। ठीक है, तो यह ताम्रपत्र साके 1628 संवत 1763 के कार्तिक महीने के 9वें दिन गुरुवार को जारी किया गया। ठीक है, कब गुरुवार के दिन जारी किया गया। शुभ स्थान है देवप्रयाग शुभ स्थान नामक स्थान पर महाराज फतेह शाह देवजू द्वारा चंद्र पर्व के अवसर पर यह धर्मपत्र के रूप में लिखकर दिया गया। अब भूमि गांव का जो इसमें दान वगैरह दिया गया, इसके बारे में इसमें वर्णन किया गया। इसमें देवलगढ़ मंडल के अंतर्गत आने वाले सैडियस लॉग के जो कोलासू गांव की जमीन है, उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। ठीक है, कोलासू गांव का जमीन का जिक्र यहाँ पर किया गया है। धर्मशाला और बाग का निर्माण राजा की अनुमति लेकर विद्याधर डोभाल ने, ठीक है, किसने, विद्याधर डोभाल ने क्या किया है यहाँ पर धर्मशालाओं का निर्माण किया है। ठीक है, पुण्य के लिए विद्याकुटी धर्मशाला 5 देवालय और मंदिरों का और बाग का निर्माण किया गया। धर्मशाला का भी निर्माण किया है, मंदिरों का भी निर्माण किया गया है और बाग बगीचों का भी निर्माण किया गया है। व्यवस्था क्या क्या रखी गई है यहाँ पर जैसे कि वहाँ आने वाले भूखे प्यासे वैष्णव साधुओं, सन्यासियों और अतिथियों के भोजन के खर्च तथा मंदिरों व हवेलियों की मरम्मत के लिए कुलासू गांव के ठकुरालों यानी कि ठाकुरों की जोड़ी जमीन को इस व्यवस्था के साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो जो इसी जमीन से जो भी अन्य धन प्राप्त होगा, तो उसी से इसकी व्यवस्था और रखरखाव की जाएगी। देवप्रयाग क्षेत्र जो है देवप्रयाग क्षेत्र में त्रिवेणी के ऊपर बने इस पूरे परिसर को भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए श्री सुंदरदास वैष्णव को सौंप दिया गया। ठीक है, किसको, सुंदरदास वैष्णव को सौंप दिया गया। ठीक है, यहाँ पर कोई मेंशन किया गया है। आदेश में यह भी लिखा गया है कि कोलासू के लोग या सुंदरदास की आने वाली जो संतानें होंगी वो इस धर्मशाला की सेवा भी करेंगी, देखरेख करेंगी। ठीक है, और गवाह के रूप में किसको लिया गया है, गवाह के रूप में जो नाम दिए गए हैं उनको भी हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। दान में दिए गए गांव की किसी भी प्रकार की कोई और कर मतलब टैक्स वगैरह नहीं डाला गया है और किसी भी तरह के टैक्स यहाँ पर को नहीं लगाया गया। इसकी संतान इस दान को और ना कोई इसकी संतान इस दान को वापस लेगी, यानी कि जो जिनको ये दान दी गई है उनकी कोई संतान भी अब इसका टैक्स वगैरह नहीं देगी। आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इस टैक्स से मुक्त है। जो भी गढ़वाल का राजा होगा वो इस धर्म का पालन करेगा, यानी कि जो भी आने वाला जो राजा होगा वो इस धर्म का पालन करेगा। वो वहाँ पर सब मेंशन कर दिया जाता है। और साक्षी कौन थे, देवी साक्षी प्रजापति जी और दक्षिण के भट्ट लोग थे। ठीक है, और राजकीय जो साक्षी थे श्री कंवर उपेंद्र शाह जी थे। ठीक है, कौन थे, श्री कंवर उपेंद्र शाह जी थे और दिलीप शाह जी, मधुकर शाह जी, पहाड़ शाह जी, मदन शाह जी भंडारी, विद्याधर डोभाल, तेग सिंह, श्याम सिंह, अमर सिंह, जू राय भंडारी, शुभम थे। और लास्ट में यहाँ पर लिखा गया है कि उपेंद्र शाह के बाद प्रदीप शाह गद्दी पर बैठे। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। प्रदीप शाह अब हमारा शुरू होने जा रहा है प्रदीप शाह। ठीक है, तो इसके अंतर्गत प्रदीप शाह के राज्यारोहण के बारे में अलग अलग तथ्य आपको दिए गए हैं। हमने आगे देखा, इससे पहले देखा कि उपेंद्र शाह के बाद कौन गद्दी पर बैठे, प्रदीप शाह गद्दी पर बैठे, यानी कि फतेह शाह के जो पुत्र थे उपेंद्र शाह, तो उपेंद्र शाह की मृत्यु हो गई थी जल्दी। मृत्यु के कारण यहाँ पर दिए नहीं गए हैं और इनके बारे में कुछ खास तथ्य भी प्राप्त नहीं है। तो उपेंद्र शाह के बाद प्रदीप शाह गद्दी पर बैठे जो फतेह शाह के पोते थे।
ठीक है? तो यहाँ पे कोई इतिहासकारों का अलग-अलग मत है इनके राज्यारोहण के समय इनकी उम्र कितनी थी के बारे में। तो देखते हैं वो क्या-क्या अपने तथ्य रख रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले रतुड़ी जी कहते हैं कि प्रदीप सर 30 वर्ष उन्होंने शासन किया, ठीक है? प्रदीप शाह ने 30 वर्ष शासन किया और उनका देहांत 63 वर्ष की आयु में हुआ। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्यारोहण के समय प्रदीप शाह 33 वर्ष के थे। किंतु डॉक्टर शिव प्रसाद डबरा का मत इससे भिन्न है। उनके अनुसार फ़तेह शाह की ही भाँति प्रदीप शाह राज्यारोहण के समय मात्र 5 वर्ष के अबोध बालक थे तथा उनकी माँ प्रदीप शाह की संरक्षिका थी। ऐसे यहाँ आपको कौन कह रहे हैं? शिव प्रसाद डबराल कह रहे हैं, ठीक है? किंतु संवत 1773 में लिखित ताम्रपत्र जो प्रदीप शाह के शासनकाल का है, ठीक है? जो ताम्रपत्र है वो प्रदीप शाह के शासनकाल का है, कब? 1773 का, संवत 1773 का है। तो उसके किसी भी शब्द या पंक्ति में यह जाहिर नहीं होता है कि राज्य की बागडोर संभालते समय प्रदीप शाह मात्र शिशु थे। ठाकुर सूरवीर के समय के संग्रह में विद्यमान उस ताम्रपत्र में निम्नलिखित लेख अंकित है, ठीक है? तो उस समय जो प्रदीप शाह ने जो ताम्रपत्र जारी किया होगा अपने समय जो आदेश जारी किया होगा, तो उसमें कहीं पे भी ये लिखा नहीं गया है कि वो कम उम्र की थी। ठीक है? तो देख लेते हैं उसके अंतर्गत क्या लिखा है कि श्री शाके 1638 संवत 1783 कार्तिक मासे दिने 18 गते गुरुवारे देवी प्रयाग शुभ स्थाने श्री महाराजा धीराज प्रदीप शाहजी बाजू करियो वाको पत्र लेख दिन्यो, ठीक है? तो ये पत्र किसको कहाँ पर को दिया जा रहा है? शुभ स्थान कहाँ पर को देवप्रयाग में महाराज प्रदीप शाह के द्वारा दिया जा रहा है। ये आदेश के तौर पे दिया जा रहा है। कब की बात है? ये 18 गते यानी कि 18 तारीख है, गुरुवार है, ठीक है? और बद्री कहाँ पर से इसकी शुरुआत की जा रही है? बद्री विजयते दिग्विजय सर्वदा महाराजा प्रदीप शाह देव। तो यहाँ पर को हमेशा की तरह बद्रीनाथ जी की जय-जयकार करते हुए और महाराज प्रदीप शाह के बारे में यहाँ पे को लिखा गया है कि वो सदा के लिए महाराज प्रदीप शाह देव द्वारा जारी किया जा रहा है ये जो ताम्रपत्र है। तो इसमें जो कबीरी मंडल है ये कत्यूरी समय की कत्यूरी जो घाटी थी उसकी जो तत्कालीन प्रशासनिक जो क्षेत्र था उस समय का, तो उसके लिए कबीरी मंडल यहाँ पे को बताया गया है। और आलिंग गाँव, ठीक है? आलिंग गाँव की भूमि का उल्लेख इसके अंदर किया गया है, ठीक है? और यह पंक्ति जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये बताती है कि गढ़वाल के वज़ीर हरदास ने शाही फ़ौज मुगल या रोहिला सेना, ठीक है? शाही फ़ौज यानी कि मुगल या रोहिला सेना के खिलाफ दूण दूण का मतलब क्या है यहाँ पर को? दूण यानी कि देहरादून। दूण से मतलब है कि देहरादून घाटी में एक बड़ी सैन्य चढ़ाई की थी जिससे गढ़वाल राज्य को फ़तह प्राप्त हुई थी, ठीक है? तो ये यहाँ पर को मेंशन किया गया है, ठीक है? किसके द्वारा? जो वहाँ का कौन था? वज़ीर था। तो उसके जो गढ़वाल के वज़ीर हरदास ने शाही फ़ौज के खिलाफ, ठीक है? मुगल और रोहिला जो लोग थे यानी कि जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनके खिलाफ जो दून घाटी में जो चढ़ाई चढ़ी थी, सैन्य चढ़ाई चढ़ी थी यानी कि युद्ध जो हुआ था, तो उसमें विजय प्राप्त हुई थी इन लोगों को, गढ़वाल के परमार वंश के जो नरेश थे उनको, ठीक है? तो और इसी विजय की खुशी में या मन्नत के संकल्प को पूरा करने के लिए राजा द्वारा मंदिर के अनुष्ठानों से जुड़े नंद डिमरी दयाले को क्या दी गई थी? दान में दिया गया था ये, भूमि दान में दी गई थी, ठीक है? तो यही यहाँ पर को लिखा गया है, ठीक है? अब इसमें दिया क्या क्या गया है? जैसे अनाज वगैरह दिया गया है, अनाज की व्यवस्था की गई है, तेल की व्यवस्था की गई है और इसमें कुछ साक्षी बताए गए हैं। तो अनाज में क्या-क्या है? कोलासू एक गाँव है, कुलासू गाँव। तो कुलासू गाँव के पास गाढ़ और धार यानी कि नदी और जो नदियाँ और नहर जो होती हैं और धार यानी कि पहाड़ी जो ढाल होती है कि ज़मीन से होने वाले आय या अनाज में से 8 पाथा, ठीक है? कितना? 8 पाथा अनाज दिया जाएगा और किसको? नंद डिमरी की संतान को भरण-पोषण के लिए देना तय किया है। कितना? 8 पाथा, ठीक है? ये उस समय के नाप-तौल का एक इकाई थी कि 8 पाथा क्या करेंगे? नंद डिमरी की संतान को भरण-पोषण के लिए देना तय किया गया। और तेल की व्यवस्था क्या की गई? मंदिर में साल भर तेल अखंड दिया जलाने के लिए 2 पाथा तेल देने का आदेश पारित किया गया, ठीक है? साथ ही आदेश में चेतावनी भी दी गई कि गढ़वाल के आने वाले राजा या उनकी संतानें इस धार्मिक दान को हमेशा कर मुक्त रखेगी, ठीक है? तो ये बातें इसके अंतर्गत लिखी गई हैं। लास्ट में कुछ साक्षी भी इसके अंतर्गत बताए गए हैं जैसे कि रमापति गुरु गिरधर लाल ओझा, ठीक है? ये साक्षी हमेशा ही वहाँ पर को रहते थे और लक्ष्मण भट्ट हो गए, मधुकर शाह हो गए, विद्याधर जी हो गए, रणजीत सिंह हो गए, वसीस खिकऊ को नेगी हो गए, मुरताल फ़ीको नेगी हो गए, अमर सिंह हो गए, ठीक है? और लिखा किसके द्वारा गया है? चंद्रमणि डंगवाल के द्वारा लिखा गया है। खोदक गोरसिंह जो थे, ये वहाँ पर को कोई मुख्य अधिकारी होंगे, ठीक है? तो इसलिए इनका नाम मेंशन किया गया है, ठीक है? आगे हम देखते हैं तो एक यहाँ पर कोई एक संस्कृत का श्लोक भी उस ताम्रपत्र में खुदवाया गया है, लिखा गया है, उत्कीर्ण किया गया है। वो संस्कृत का श्लोक की क्या मान्यता है उसको हम पहले देख लेते हैं कि इस श्लोक की मान्यता क्या है कि प्राचीन और मध्यकालीन जो ताम्रपत्र होते थे यानी कि भूमिदान ताम्रपत्रों में ज़्यादातर भूमिदान के बारे में लिखा जाता था। तो भूमिदान के बारे में जो लिखा जाता था उसके अंत में इस तरीके के एक श्लोक
लिख दिया जाता था, इस तरीके का श्लोक लिख दिया जाता था। और ये क्या होता था, मतलब दान या इसको उस समय दान स्तुति या फिर साप श्लोक कहा जाता था, ठीक है? दान स्तुति या फिर साप श्लोक कहा जाता था इस श्लोक को, जो संस्कृत में आपको लिखा जाता था, जिसका मुद्दे मुख्य उद्देश्य दान में दी गई भूमि की रक्षा करना होता था। और आने वाले राजाओं को, जो मतलब भविष्य में जो राजा वहाँ पे को राजा बनकर आएँगे, उनको क्या करना था, उस दान को ना छीनने की चेतावनी देना होता था एक तरफ से, ठीक है? तो इसमें क्या-क्या चीज़ें लिखी गई हैं इस श्लोक के ज़रिए, क्या-क्या संदेश दिया गया है, इसको हिंदी में थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें सः स्वादत्ता द्विगुणं पुरायां परदत्तानु पालनात् परदत्ता पहोरणा सवदत्त निष्फलम भवेत्। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या लिखा गया कि खुद दान देने से भी अधिक पुण्य दूसरों के द्वारा दिए गए दान की रक्षा करने में मिलता है, ऐसा यहाँ पे को लिखा गया है। यदि कोई राजा या पूर्वज, यानी कि कोई राजा पूर्वजों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिए गए भूमि दान को छीन लेता है, ठीक है, तो उसके स्वयं का किया हुआ पुण्य भी क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। ठीक है, पहोरणा स्वदत्त निष्फलम भवेत। ठीक है, यदि कि कोई भी राजा या पूर्वज जो भी हो या कोई अन्य व्यक्ति द्वारा दिए गई भूमि दान को क्या करेगा, छीन लेता है, तो स्वयं जो उसने कोई पुण्य किया होगा तो वो भी निष्फल हो जाएगा। इस तरीके का श्लोक आपको लिख दिया जाता था। आगे लिखा है स्वदत्ता परम पर पर दंतवा यो हरीते हरेति वसुंधरा षष्ठी वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जापे तयति। तो इसका क्या मतलब है कि जो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो वर्तमान राजा हो या भविष्य का कोई शासक हो, अपने द्वारा दिए गए या किसी दूसरे के द्वारा दिए गए भूमि दान को वापस छीनता है, ठीक है, तो वह 60,000 षष्ठी वर्ण यानी कि षष्ठी वर्ष, यानी कि षष्ठी वर्ष शस्त्राणी का मतलब क्या है कि अपने द्वारा दिए गए किसी जो दान को अगर वो छीनेगा तो क्या होगा, वह 60,000 वर्षों तक क्या करेगा, विष्ठा विष्ठा यानी कि गंदगी में, विष्टायाम जापते तयति, यानी कि 60,000 वर्षों तक विष्ठा यानी कि गंदगी का कीड़ा बनकर जन्म लेता है। ठीक है, अगर वो इस तरह के कृत्य करता है, यानी कि दान में दी गई कोई भी भूमि को छीनता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको एक तरह से श्राप दिया गया है यहाँ पर को इस श्लोक के माध्यम से, कि अगर किसी भी भविष्य में आने वाले किसी भी राजा ने इस जमीन दान में दी गई भूमि को छीनने की कोशिश करी, तो वो क्या होगा, 60,000 वर्षों तक उसकी मतलब जो जितनी भी उसकी पीढ़ियाँ जो होंगी वो सब इस श्राप को झेलेंगी। तो 60,000 वर्षों तक वो गंदगी में कीड़ा बनकर जन्म लेगा। और यह श्लोक आने वाली पीढ़ी के मन में क्या करता था, पाप का डर पैदा करने के लिए लिखा जाता था। ठीक है, एक तरफ से श्राप टाइप का होता था। आगे क्या लिखा है कि भूपो भूपो भवति भूमिपाला नत्वा नत्वा याचते रामचंद्र सामनोदयम धर्म सेतु सेतुर सेतुर्नारायणम सेते कालो आणियो भवन्ति। तो इसका क्या मतलब है कि आगे क्या लिखा हुआ है कि इसमें भविष्य राजाओं से प्रार्थना की गई है कि भूतो मतलब भूतो भूपो भूपो भाविता। ठीक है, तो ये जो ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के प्रथम के प्रसिद्ध कथन पर आधारित श्लोक है। इसमें कहा गया है कि इस पृथ्वी पर समय समय पर कई राजा और भूमिपाल यानी कि शासक आएँगे और जाएँगे। भगवान रामचंद्र हाथ जोड़कर और नमन करके नतवा नतवा, ठीक है? नतवा नतवा यानी कि हाथ जोड़कर भविष्य के सभी राजाओं से यह याचना करते हैं कि यह मंदिर धर्म सेतु है, ठीक है? क्या है, धर्म सेतु है, यानी कि दान की परंपरा है, ठीक है? ये जो मंदिर है ये दान की परंपरा है। इसका समय-समय पर सभी मनुष्यों द्वारा और राजाओं द्वारा पालन और संरक्षण किया जाना चाहिए। तो ये भी बात उसके द्वारा मेंशन की गई है, ठीक है? तो जो ये इस तरीके के श्लोक जो होते हैं वो किस लिए लिखे जाते हैं, ताकि क्या हो ये जो श्लोक है ये दर्शाते हैं कि गढ़वाल के जो परमार वंश के जो लोग थे वो खुद को हिंदू सनातन हिंदू धर्म की मुख्य धारा और वैदिक परंपराओं की गहराई से जोड़े रखते थे। ठीक है, और मध्यकाल में यह श्लोक एक प्रकार के संविधान या स्थायी कानून की तरह काम करते थे। ठीक है, ये जो श्लोक है ताकि बदलने मतलब राजा बदलने पर भी पुरानी धार्मिक जो जागीरें होती थी और मंदिर की जो भूमि और ब्राह्मणों को दिए गए दान जो होते थे वो सुरक्षित रहें, इसलिए ये इस तरीके के श्लोकों का निर्माण वहाँ पर को किया जाता था। ठीक है, आगे क्या लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। इस ताम्रपत्र से 2 तथ्य प्रकाश में आते हैं। प्रथम तो उपेंद्र शाह के शासनकाल का ज्ञान होता है। दूसरा क्या है कि द्वितीय प्रदीप शाह के सिंहासनारोहण के समय की उचित अवस्था का पता चल लग जाता है इससे। यदि वास्तव में प्रदीप शाह राज्यारोहण के समय अल्पवयस्क होते तो 1697 1697 में निर्गमित ताम्रपत्र में जिस प्रकार रानी कर्णावती का नाम संरक्षिका के रूप में अंकित हुआ है, उसी प्रकार प्रदीप सा की माँ का नाम भी उक्त ताम्रपत्र में अंकित होता, यदि वास्तव में प्रदीप सा अबोध होते तो।
तो उनकी माँ का नाम भी उस ताम्रपत्र में मेंशन किया जाता अगर वो उनकी संरक्षिका होती तो, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं था कहीं पर भी। इस विषय से ही संबंधित डॉक्टर श्री प्रसाद डबराल एक अन्य तथ्य पर प्रकाश डालते हैं कि प्रदीप शाह के अल्पवयस्क रहने तक गणराज्य में मंत्रियों के विभिन्न गुट सशक्त हो चुके थे। इनमें पूरनमल या पुनैया नैथानी, ठीक है? पुतैया नैथानी का नाम विशेष रूप से लिखा गया है। पुरैया नैथानी कौन थे? आगे समझेंगे। हो सकता है कि उन्होंने श्री भक्त दर्शन जी की पुस्तक गढ़वाल की दिवंगत भूतियों में वर्णित निम्नलिखित पंक्तियों से निष्कर्ष निकाला हो, ठीक है? तो जो पूरनमल या फिर पुरिया नैथानी जो यहाँ पे कुल नाम लिखा है वो कौन थे? वो गढ़वाल के परमार वंश के उस समय एक राज दरबार में एक संकट मोचक और चतुर रणनीतिकार के रूप में विराजमान थे वहाँ पर तो उनको गढ़वाल का चाणक्य भी कहा जाता था, ठीक है? इतने ज़्यादा बुद्धिमान और इतने ज़्यादा कूटनीतिज्ञ तरीके से वो वहाँ पर को अपना कार्यभार संभाल रहे थे, तो उनको गढ़वाल का चाणक्य भी कहा जाता है, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जिससे एक संशय सा पैदा हो गया है, ठीक है? वहाँ पर को तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सम्राट पुरैया सुन के मुस्कुराए, हाथी घोड़ा ताही देखा है। तो इसका अर्थ क्या निकाला है कुछ इतिहासकारों ने? यह ध्यान देने की बात है कि जब प्रदीप शाह सिंहासन पर विराजमान हैं, उस समय यदि उनका कोई भी सामंत कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो जाता, फिर भी उसे सम्राट की उपाधि नहीं मिल सकती। सम्राट पुरैया का अर्थ निकलता है कि यह उस समय प्रदीप शाह नहीं बल्कि पुरैया राजा था, जो कि सत्य नहीं है, ठीक है? यानी कि अब पहली बार में तो ये बात की जा रही है, दूसरी बार में क्या कहा जा रहा है? दूसरा विरोध जो है वो जो तथ्य है क्या है कि पुरैया शब्द वास्तविक नाम का अपभ्रंश है और एवं सम्मान सूचक भी है। किसी भी राजा या उच्च सामंत को ऐसे निम्न स्तर से संबोधित करना किसी भी युग में नहीं होता। एक ओर तो सम्राट लिखा जाए और दूसरी ओर पुरैया लिखा जाए। वास्तव में ये पंक्तियाँ निम्न होंगी, ठीक है? तो इस तरीके से कुछ एक कोई पंक्ति भक्त दर्शन द्वारा लिखी गई थी, तो उसका कुछ और ही मतलब उस वहाँ पर को निकाल दिया गया है। तो उसमें कहा जा रहा है कि इस तरह की कोई पंक्ति लिखी होगी कि महाराजा सुनी के मुस्कुराए, हाथी घोड़ा ताही दिखाए। तो इसका सही अर्थों में मतलब इसका सही अर्थ क्या है यहाँ पर को? तो जैसे कि इसमें पहले बताया गया है, मैंने आपको बताया कि जो पुरैया हैं, पुरैया नैथानी तो वो उस समय गढ़वाल के क्या थे? एक चाणक्य थे। यानी कि फ़तेह शाह के दरबार में ही वो क्या थे? राज दरबार में संकट मोचक और चतुर रणनीतिकार की भूमिका निभा रहे थे। वहाँ पर को उस पद पे आसीन थे, तो उन्हें गढ़वाल का चाणक्य उस वक़्त कहा जाता था, ठीक है? तो यहाँ पर को कुछ पंक्ति उन्होंने लिखी होगी तो सम्राट पुरैया सुन के मुस्कुराए, हाथी घोड़ा ताही दिखाए। यानी कि जब सम्राट क्या कर रहे थे? यहाँ पर ये जो शब्द है, ये शब्द आदर्श सूचक या उनकी चतुर कूटनीति के कारण उनके प्रभाव को दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है? सम्राट है नहीं वो, यानी कि उनके जो कूटनीति का जो तरीका था, उनकी चतुराई जो थी उस वजह से उनको सम्राट यहाँ पर को संबोधित कर दिया गया है। अन्यथा वह क्या थे? एक वज़ीर थे, सलाहकार थे, ठीक है? पुरैया नैतानी ने कोई बात सुनी और उसके बाद क्या किया? सुनी तो वे केवल मुस्कुरा दिए, ठीक है? उन्होंने सामने वाले को हाथी घोड़े दिखाकर यानी कि गढ़वाल राज्य की सैन्य और राजकीय शक्ति का प्रदर्शन करके उसका जवाब दिया, सामने वाले की बात का जवाब दिया। यह उनकी शांत और प्रभावशाली कूटनीति को दर्शाता है, ठीक है? तो असल अर्थों में ये इसका अर्थ था। तो वहाँ पर जो ये पंक्ति यहाँ पे लिखी गई हैं, इसके द्वारा यहाँ पे को थोड़ा-सा क्या हो गया कन्फ्यूजन पैदा हो गया कि किसके लिए लिखा गया है क्योंकि पुरैया जो है वो तो वज़ीर है, ठीक है? एक सलाहकार है, तो उसको सम्राट क्यों कहा गया है ये यहाँ पे कोई इतिहासकार कहना चाह रहे हैं। तो आगे फिर इसको बदल कर क्या कर दिया कि ऐसा हो सकता है। ठीक है? महाराजा सुनी के मुस्कुराए हाथी घोड़ा ताही दिखलाई यानी कि यहाँ पे को सम्राट पुनैया नहीं होगा, महाराज होगा। तो ऐसा इतिहासकार अपना तथ्य यहाँ पर दे रहे हैं। लिखने वाले ने पुरैया शब्द को जबरन ठूस कर अर्थ को अनर्थ कर दिया, ठीक है? जिससे डॉक्टर डबराल का मत भ्रमात्मक सा हो गया है, ठीक है? राजा प्रदीप शाह कालीन अभिलेख संवत 1782, संवत 1791, संवत 1802, संवत 1812 का गढ़वाल गैजेटियर एवं डॉक्टर डबराल ने उल्लेख किया है किंतु अब तक ये उपलब्ध नहीं है। राजा प्रदीप शाह के काल में एक सिक्का लखनऊ के म्यूजियम में उपलब्ध है जिसके ऊपर लिखा है कि तथा नीचे के भाग गढ़वाल का राजा तथा नीचे के भाग में लिखा है प्रदीप शाह सन 1717 से 1757 तक किंतु यहाँ पर इस तथ्य को लिखना आवश्यक है कि उक्त अवधि सरासर अशुद्ध है वास्तव में उसकी शासनकाल की शुद्ध तिथि 1716 से 1772 ईस्वी है, ठीक है? किसकी? प्रदीप शाह की, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्या लिखा है कि राजा प्रदीप शाह के काल में कुमाऊं एवं गढ़वाल के मध्य अच्छे संबंध थे रोहिला कुमुको ने जब कुमाऊं को आक्रांत किया तो कुमाऊं के राजा कल्याण चंद्र के सहायतार्थ प्रदीप शाह ने गढ़वाल के रण बांकुरे भेजे किंतु दोनों राज्यों में सम्मिलित सेनाएं भी रोहिलों को पीछे न मोड़ सकी तत्पश्चात संधि हुई रोहिलों ने 3 लाख रुपये कुमाऊं नरेश से मांगी मित्रता
की रक्षणार्थ प्रदीप शाह ने गढ़वाल के राजकोष में इतना भुगतान किया। तब रोहेल अपने राज्य को लौट गए। रोहेलों ने अपने सेनापति नजीब खां की कमान के अंतर्गत भाबर एवं दून की घाटी पर गणराज्य दून की घाटी भी गणराज्य से छीन ली थी। कालांतर में 31 अक्टूबर 1770 ईस्वी को दून गणराज्य द्वारा हस्तगत कर लिया गया। ठीक है। आगे फिर प्रदीप शाह की मृत्यु के बारे में दिया गया है कि प्रदीप शाह की मृत्यु कब हुई है। बैकेट द्वारा उद्गत सूची गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न के रचयिता डॉक्टर पातीराम परमार तथा एटकिंसन का मत है कि प्रदीप शाह संवत 1829 में परलोक सिधारे थे। ठीक है, कब? 1829 में। संवत 1829 अर्थात 1772 तक उन्होंने गणराज्य पर शासन किया। इसके प्रमाण में भी राहुल ने एक ताम्रपत्र का उल्लेख किया है। सन 1716 में वो गद्दी पर बैठे और 1772 में मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार उन्होंने 56 वर्ष तक राज्य किया। उक्त प्रमाणित तिथि से पंडित हरि कृष्ण रतूड़ी द्वारा लिखी गई अवधि सन 1750 से 1780 मेल नहीं खाती है। ठीक है। तो श्री रतूड़ी जी का द्वारा लिखी श्री रतूड़ी जी द्वारा लिखी श्री प्रदीप शाह के शासनकाल की तिथि सर्वथा असत्य एवं अप्रामाणिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है कि राजा प्रदीप शाह के काल में गणराज्य वैभवपूर्ण था। ठीक है, प्रदीप शाह के काल में क्या था? वैभवपूर्ण था। जिस जैसा कि श्री विलियम्स ने भी कहा है कि प्रदीप शाह का शासनकाल शांतिपूर्ण एवं ऐश्वर्यशाली था। ठीक है, तो किसने लिखा है? ये विलियम्स ने लिखा है। ठीक है, प्रदीप शाह का शासनकाल शांतिपूर्ण एवं ऐश्वर्यशाली था। दून की उपत्यका हरी भरी थी। ठीक है, तो उनके बारे में बताया गया है कि उस समय प्रदीप शाह के समय जो गणराज्य था वो वैभवपूर्ण था। और ये जो खास बातें उनके बारे में लिखी हैं कि जो दून की उपत्यका थी वो हरी भरी थी, जहाँ तनिक भी श्रम करने पर कृषक लहलहाती खेती काटते थे। ठीक है, तो ये किसके बारे में पढ़ा हमने? प्रदीप शाह के बारे में पढ़ा। ठीक है, प्रदीप शाह और फतेह शाह के बारे में हम लोगों ने पूरी तरीके से जो भी उनके ताम्रपत्र से जो भी तथ्य हमको प्राप्त हुए थे, उनके शासन के और उनकी मृत्यु की, उन्होंने कब से कब तक अपना शासन किया है गढ़वाल पर, तो वो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और प्रदीप शाह कौन थे? फतेह शाह के पोते थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ललित शाह और ललित शाह के बारे में पढ़ेंगे। उसके आगे भी हम देखेंगे कि कौन सा कितना हम कवर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।